हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। अरुण जेटली जी का बजट कैसा रहा, देश का आम बजट कैसा रहा? सबका साथ सबका विकास ये सरकार का नारा है, लेकिन क्या है बजट सबका बजट और सबका लाभ लेकर आया है? बजट से कई सारी उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? क्या है बजट अच्छे दिन लेकर आया है? इन्हीं तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, बजट का पूरा विश्लेषण करेंगे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से, जो सरकार के मल्टीटास्क मास्टर मिनिस्टर माने जाते हैं। रविशंकर प्रसाद जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद, नमस्ते। मेरा सबसे पहला सवाल, आज ही बजट पेश हुआ, लेकिन शाम आते आते तक खबर आई कि पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा क्यों? बजट आज ही पेश हुआ, हमको पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें डीरेगुलेट कर दी गई हैं, लेकिन जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं बाजार में वो काफी कम है। इसकी जरूरत कैसे आन पड़ी? देखिए दीपक जी, जब क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई है तो हमने 11 बार उसका बेनिफिट जनता को दिया है। और आपको मालूम है कि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो बहुत घाटे में हैं, कि उन्होंने कई बार महंगे में लिया था, दाम नीचे आ गया, इन्वेंट्री लॉस उनको बहुत हुआ है। आज भी वो 30-40 हजार करोड़ के घाटे में हैं। और दूसरी बात है कि ये जो पेट्रोल के और डीजल के दाम कम हुए हैं उसमें से काफी पैसा नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए भी गया। आपको मालूम है कि वो काम बंद था पिछली सरकार के कई गड़बड़ियों के कारण। तो कई बार उन्होंने नोशनल तरीके से कुछ दाम बढ़ाया है, फिर दाम कम भी होगा। 11 बार कम हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए आपको मालूम है कि वो काम बंद था पिछली सरकार के कई गड़बड़ियों के कारण। तो कई बार उन्होंने नोशनल तरीके से कुछ दाम बढ़ाया है, फिर दाम कम भी होगा। 11 बार कम हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए चलेगा, जनता को इससे परेशान नहीं होना चाहिए। 7.5 रुपये 11 रुपये कम हुआ था। अब मैं मालूम करूंगा कि इसकी और डिटेल्स क्या है, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, दोबारा फिर कम हो जाएगा। नहीं, सवाल लोग यही उठा रहे हैं, खासकर विपक्षी दल, की ये टाइम तो दाम घटाने का है, लेकिन बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? अभी तमाम विपक्षी दलों के यही रिएक्शन आ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर पिछले 3-4 महीने में 11 बार घटाया गया कि नहीं घटाया गया, आज तक इतना कभी घटा क्या? कई बार तो क्रूड के दाम पहले भी कम हुए थे, हमने 11 बार उसको सीधा जनता के बीच में पास ऑन किया। तो 11 बार अगर 11 रुपये कम हुए, 7.5-8 रुपये कम हुए, आज 2 या 2.5 या 3 अगर बढ़ा है तो कल फिर कम हो जाएगा। लेकिन जब हम डिरेगुलेट किए हैं तो थोड़ा हमको लैटिट्यूड पेट्रोलियम कंपनी को देना चाहिए, जिनका 30-40 हजार करोड़ का घाटा है, उस घाटे की भरपाई देश के लिए जरूरी है। बिल्कुल, आपका तर्क मैं मानता हूं यहां पर, लेकिन बजट से जो सबसे बड़ी उम्मीद आम जनता को रहती है वो ये रहती है कि किचन का बजट कैसे कम होगा। लोग ये मान के चल रहे हैं कि किचन के बजट पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, वो जस का तस रहने वाला है। मसलन आटा दाल की कीमतें, मसलन चीनी की कीमतें, मसलन सब्जियों की कीमतें, मसलन गैस की प्राइजेस, वो भी सब्सिडी उन पर दे रही है सरकार, पर अब सिलेंडर्स की संख्या भी कम हो गई। देखिए, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि 2013 में महंगाई थी कितनी? 11-12%। बिल्कुल। आज कंज्यूमर इंडेक्स आ गया है 4.1 पर और होलसेल चला गया है माइनस पर। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, महंगाई को हमने कम किया है। दूसरी बात, जो आपने एलपीजी की बात कही, बहुत सही कहा। हम सब्सिडी, दीपक जी, किसी का काट नहीं रहे हैं, लेकिन जो सब्सिडी का दुरुपयोग कर रहे थे उसको हमने क्या ठीक किया है कि हमने 3 महीने में देश के 11 करोड़ एलपीजी धारकों को सीधा उनके बैंक में 6,635 करोड़ रुपया दे रहे हैं। हमको 40,000 करोड़ देते हैं, वो भी बाकी देंगे। आधार के माध्यम से वो सीधा कर रहे हैं, ताकि जो लीकेज होता है वो नहीं हो। वित्त मंत्री ने एक और आग्रह किया है कि जो समर्थ लोग हैं वो अपना स्वेच्छा से ये सब्सिडी के क्लेम को छोड़े, ताकि गरीबों को, छोटे मध्यम वर्ग के लोगों को, जो डिजर्विंग केस है, ये पूरी सब्सिडी मिलनी चाहिए। हमको, आपको जानते हुए खुशी हो रही कि लगभग 50 लाख 1 करोड़ लोगों ने छोड़ने की पेशकश की है। छूटना चाहिए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े संपादक, बाकी लोग, इनको क्या जरूरत है सब्सिडी की? ये तय करना पड़ेगा, लेकिन गरीबों को मिलना चाहिए और हम दे रहे हैं।
और ईमानदारी से मिलना चाहिए, उन्हीं के खाते में सीधा पैसा जाना चाहिए। सांसद और मंत्री छोड़ेंगे कि नहीं? क्यों नहीं, छोड़ना ही चाहिए। आज आपने देखा होगा, आप तो चीजों को बहुत गंभीरता से नोटिस करते हैं। अरुण जी ने खुद अपील किया सदन के पटल पर, धर्मेंद्र जी ने किया है, करना चाहिए। ये देश में अच्छी शुरुआत होगी कि जो सब्सिडी है, आपको बताऊं दीपक जी एक बहुत रोचक बात, मैं गया था चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए, तो जो वृद्धा पेंशन है इसमें उन्होंने आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 30% लीकेज था, मतलब एक एक व्यक्ति 4-4 लोगों के नाम से पेंशन ले रहे थे, और जब बैंक से उसको सीधा ट्रांसफर करने दिया गया तो 30% लीकेज बंद हो गया। इतना पैसा बचता है, सही गरीबों को जाता है। तो आज मोदी जी की अगुवाई में हम देश को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, गरीबों का भला होगा और हम करते रहेंगे। रविशंकर जी, जो बड़ा बात है वो ये है कि 3 चीजें, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मायावती जी की बीएसपी की बात नहीं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं बिजली, सड़क और पानी की। 2020 तक सभी को बिजली देने का वादा है, गांवों तक बिजली पहुंचाने का वादा है, पीने का पानी देने का वादा है। ये बहुत टॉल प्रोमिसेस हैं, ये कैसे पूरे होंगे? सड़क पे तो काम चल ही रहा है, सड़क पे मैं डिस्प्यूट नहीं कर सकता, वो पॉसिबल है। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि यह कठिन काम है। मैं डिजिटल इंडिया का काम कर रहा हूं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से 3 साल में। 25 साल में 10 लाख किलोमीटर हुआ, हमें 3 साल में 7 लाख किलोमीटर को ले डाउन करना है। लेकिन अगर नियत ठीक हो दीपक जी, तो आपके दर्शकों के लिए मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। उसी बैंक के कर्मचारियों से 100 दिन में जनधन योजना के अंतर्गत 12.5 करोड़ अकाउंट खोले गए कि नहीं गरीबों के, जो बैंक से बाहर थे। दुनिया में सबसे बड़ा काम हुआ। 2 महीने के अंदर देश के लगभग 11 करोड़ एलपीजी धारकों को 6,500 करोड़ का सब्सिडी उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया कि नहीं किया गया। और जिस कोयला घोटाले में जीरो लॉस की बात की जाती थी, उसी में सिर्फ 18 कोल ब्लॉक को ऑक्शन कर करके प्रदेशों को 1.25 लाख करोड़ की आमदनी हुई कि नहीं हुई। स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में घोटाले की बात आपने बहुत सुनी है, अभी वो होने वाला है मेरे विभाग में। सिर्फ अर्नेस्ट मनी के रूप में 20,000 करोड़ प्लस आए हैं, जो आज तक का हाईएस्ट है। तो अगर नीयत साफ है, ईमानदारी से काम करेंगे तो काम होगा। ठीक है, पानी की बात आपने सही कही, बिजली की बात सही कही। इस बजट में 4 मेगा पावर प्लांट की बात है, जिसकी चर्चा जेटली साहब ने की है। और जो कोल ब्लॉक ऑक्शन हुआ है, उसमें बिजली का कोल ब्लॉक में रिवर्स बिडिंग है, मतलब एक दाम तय किया गया, जो सबसे नीचे बोलेगा उसी को दिया जाएगा, ताकि पैसा गरीब उपभोक्ताओं के पास जाए। तो ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम करेंगे। दूसरी बड़ी बात है जिस पर थोड़ा सा न्यू मिडिल क्लास थोड़ा सख्ते में है, थोड़ा उदास है, कि सर्विस टैक्स का जो दायरा बढ़ाया गया है उसको 14% किया गया, 15% किया गया, 12.46 से उसको बढ़ाया गया है। उसको लेकर उसके मन में बड़ा पशोपेश है कि उसका खाना पीना, घूमना फिरना, टिकटिंग, उसकी आउटिंग, सब कुछ महंगी हो जाने वाली। अरे आप 2 बात ध्यान रखिए। मिडिल क्लास को हम 4 लाख रुपए का उसको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन दे रहे हैं, जो पूरे बजट के भाषण में विस्तार से पेज 35 पर लिखा हुआ है। पूरा मोदी जी ने, जेटली साहब ने पढ़ा भी। हमने 42% जो दिया है, रेवेन्यू दे दिया है स्टेट्स को, यानी आज पूरे टैक्स रेवेन्यू का 62% प्रदेशों को जाएगा, सिर्फ 38% सेंटर को रहेगा। यह बड़ा काम हमने किया कि नहीं किया? अब यह बताइए, कभी आपने सुना है दीपक जी, आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, लंबे समय के वरिष्ठ संपादक हैं, कि मात्र 12 रुपया साल में इंश्योरेंस पैसा देकर 2 लाख का एक्सीडेंट कवर मिले गरीबों को? मात्र 330 रुपया का इंश्योरेंस देकर नेचुरल डेथ में 2 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर मिले? और सरकार दे रही पैसे, और आपका 60 साल बाद पेंशन फंड आएगा कि 5,000 रुपया आपको मिलेगा अपने बुढ़ापे के लिए परिवार के साथ। तो यह किया कि नहीं किया? तो इतना 70,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। तो हमने जो लगाया है सर्विस टैक्स, इसका पहले एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आने दीजिए। बहुत सारी जरूरी चीजें एग्जेम्प्टेड होंगी, लेकिन केंद्र सरकार को कुछ तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए?
70,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 8 लाख करोड़ रुपया किसानों के ऋण के लिए, 21,000 करोड़ रुपया इरिगेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, बाकी सब कुछ किया है। तो अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, रेवेन्यू भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और यह भी काम होगा। इसलिए मुझे लगता है कि लोग समझेंगे इस बात को जब पूरी एग्जम्पशन की सूची आ जाएगी, जिसकी चर्चा इस बजट के स्पीच में है। बजट के स्पीच में आएगी, लेकिन मिडिल क्लास और खासकर नौकरी पेशा ये भी कह रहा है कि आपने उनके लिए टैक्स स्लैब में किसी तरह का रिबेट नहीं दिया। सही कह रहे हैं, लेकिन हमने उनको इसी टैक्स स्लैब में क्या किया, आप 50,000 रुपया देश के पेंशन फंड में जमा करिए, आपको सीधा इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा है कि आप 1 लाख से ऊपर जमा करिए, वो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। आप अपने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करिए, उसकी राशि को बढ़ाकर कर दिया है 20 से 30,000 रुपया। अगर जो वृद्ध हैं उनके इंश्योरेंस की राशि बढ़ा दी। तो अगर आपके इनकम टैक्स के दायरे को नहीं बढ़ाया एग्जम्पशन के, तो आपके बाकी दायरे का एग्जम्पशन कितना बढ़ाया आपने देख लिया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, काफी किया है। और इसीलिए पेज 35 पर साफ लिखा हुआ है कि टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो एक मिडिल क्लास के व्यक्ति को 4 लाख का रुपए का एग्जम्पशन का हमने टोटल दिया है। अगर आप नमामि गंगे में जमा करें, आप स्वच्छ भारत में निवेश करें, आपको सीधा मिलेगा। ये जो सुकन्या के लिए जो बेटी बचाओ आंदोलन का जो अकाउंट है उसमें आप जमा करिए, आपको टोटल एग्जम्पशन मिलेगा। तो लोग बचाते भी है ना, और बचाते हैं कि हमको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन मिले। तो वो एग्जम्पशन इस प्रकार से दिया हुआ है, आप सेविंग करिए, एग्जम्पशन कमाइए। लेकिन 1 लाख से ऊपर तो आपको एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलती ना सर। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको फिर इसके पेज 35 को आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो डिडक्शन 80cc का है ऑन अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ए पेंशन फंड ऑफ LIC और RDA अप्रूव्ड इंश्योरेंस फ्रॉम 1 लाख टू 1.5 लाख, तो 80CCC में आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आप 50,000 रुपया पेंशन फंड में जमा करेंगे तो वह आपको पूरा लिमिट मिलेगा। ये सब तो विस्तार से लिखा हुआ है। पैरा 7.11 आप देखें पेज 35 पर बजट के, तो किस किस तरह से आपको एग्जम्पशन मिलेगा जो मिडिल क्लास के लोगों को है, वो साफ लिखा हुआ है इसमें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हाउसिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है 2022 तक सबको घर दिया जाएगा, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की आप बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली NCR में जितने घर बने पड़े हुए हैं वो बिक नहीं रहे हैं। वो बिक इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी आसमान छूती कीमतें हैं। रियल स्टेट सेक्टर ब्लीड कर रहा है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, कंज्यूमर्स की अपनी समस्याएं हैं। फ्लैट अगर बने हैं तो आधे बने हैं, वो बिक चुके हैं। उनको उस पर होम लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको कंप्लीशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उन समस्याओं को इस बजट में किसी भी तरह से एड्रेस नहीं किया गया है। उनकी बड़ी डिमांड है कि उनको उद्योग का दर्जा मिले, उनको सस्ते लोन मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए कि हमारी सरकार 5 साल के लिए आई है ना। यह हमारा पहला पूर्ण बजट है। पिछली बार तो अंतरिम था, लेकिन पिछली बार हमने EMI पर बेनिफिट दिया था कि नहीं दिया था, याद करिए आप। वो दिया हुआ है, तो हर साल तो नहीं दे सकते ना, याद करिए। तो वो EMI काफी हमने लोगों के हाउसिंग लोन को सस्ता किया कि नहीं किया। अब जहां तक रियल एस्टेट की कुछ और समस्या है, तो वो समस्या सिर्फ उसको उद्योग के डिक्लेरेशन का ही नहीं है, उसकी कुछ अंदरूनी समस्याएं भी आप भी जानते हैं। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर आते हैं, गड़बड़ करके चले जाते हैं, काफी लोगों को केस करना पड़ता है। लेकिन हां, आपकी एक बात सही है कि जब हमें पूरे एक समग्रता में हाउसिंग प्लान बनाना पड़ेगा देश के लिए, तो हमें और कुछ भी उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था हम करेंगे, कई चीजें तैयार हो रही हैं। एक बात आप इस बात को समझिए, यह बहुत जरूरी है कि देश में जब अधिक उद्योग धंधे बनेंगे, लोग बिजनेस करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो लोगों को क्रय शक्ति बढ़ेगी। यह बहुत आर्थिक सिद्धांत का सीधा वसूल है। इसलिए हमारे बजट का फोकस क्या है? पहला है गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय लोग, और साथ साथ देश में उद्योग धंधे बढ़े, किसानों के लिए इरिगेशन की व्यवस्था हो, किसानों की फसल की दुगनी हो और उनका मार्केट बढ़िया से बढ़े, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो देश की इकोनॉमी जो भी 7.4 पर है, ये आगे 8 पॉइंट से आए। दीपक जी, एक विषय मेरा है, मेरे विभाग का, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों को बताया जाए। यह विषय आपका भी बहुत प्रिय विषय है। इस देश में 90 करोड़ मोबाइल फोन है, बनता बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम सब विदेश से मंगाते हैं।
आपका टीवी कैमरा, एलईडी लाइट, सेट टॉप बॉक्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स, एलईडी टीवी। पहली बार हमने जेटली से आग्रह किया, मोदी जी से कहा था, मैं इतना ग्रेटफुल हूं, इतना एग्जेम्पशन दिया है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत जबरदस्त मजबूती मिलने वाली है। हम 3-4 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। तो ये हम कर रहे हैं, वो होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे आएंगे, पूंजी निवेश होगा, टैक्स मिलेगा। तो ये देखने का तरीका है कि आर्थिक गति को आप किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक दिन पहले ही अपने भाषण के अंदर मोदी जी ने कहा था, मनरेगा का जिक्र करते हुए, कि कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है ये और मैं इसको कभी बंद नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने लाइटर नोट पे कहा था कि गड्ढे खोदने का एक कार्यक्रम है, लेकिन गड्ढे खोदने के इस कार्यक्रम को आपने 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा दे दी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मोदी जी ने कल भी कहा था कि इसको हम ठीक करेंगे, क्योंकि गरीबों के लिए हमारी इच्छा शक्ति प्रामाणिक है, गरीबों को मदद होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस ने 60 साल में लोगों को सिर्फ गड्ढे खोदने में मजबूत किया था, हम उसको अच्छा करेंगे, इसीलिए उसमें और नई नई व्यवस्था करेंगे ताकि प्रोडक्टिव एसेट्स बन सकें गरीबों के लिए। आज मैं आपके चैनल पर एक और बात बताना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि दर्शक जाने कि आईटी मिनिस्टर के रूप में मैं छोटे शहरों में बीपीओ लाने की पॉलिसी बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके मध्य प्रदेश के शहर में, चाहे वो सागर हो या जबलपुर हो या भागलपुर हो या मुजफ्फरपुर हो या देवरिया हो या गोरखपुर हो या इटावा हो, वहां बीपीओ खुलने चाहिए। गांव में पढ़ने वाले बच्चे को आईटी का एक्सपोजर मिलना चाहिए। आप समझ लीजिए, डिजिटल इंडिया में जब छोटे छोटे शहरों में बीपीओ खुलेंगे तो कितना देश में बदलाव आएगा। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसलिए अरुण जी ने आज डिजिटल इंडिया की, आप समझ लीजिए, डिजिटल इंडिया में जब छोटे छोटे शहरों में बीपीओ खुलेंगे तो कितना देश में बदलाव आएगा। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसलिए अरुण जी ने आज डिजिटल इंडिया की तारीफ भी की है पूरे बजट में। रविशंकर जी, बिहार और पश्चिम बंगाल को अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया गया है। बिहार और पश्चिम बंगाल इसलिए क्योंकि चुनावी राज्य हैं और चुनाव की राजनीति दोनों राज्यों में चरम पर है और बीजेपी का बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। देखिए, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, मोदी जी के शासन में जब वो कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और पूर्वी भारत को बढ़ाना है, तो ईमानदारी से कहते हैं। अब आप देख लीजिए, कोल ब्लॉक का ऑक्शन हुआ दीपक जी, 18 को ऑक्शन किया और लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए जा रहे हैं प्रदेश को। झारखंड में भाजपा अब आई है, उड़ीसा में तो भाजपा नहीं है ना, बंगाल में तो भाजपा नहीं है ना। मैं आपसे एक बात, और ये पूरे कानून को बनाने में मेरी भी भूमिका रही है कि नहीं, ये सारा पैसा कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को जाना चाहिए। उसी प्रकार से जो फिनांस कमीशन का रिकमेंडेशन आया है, जिसमें मोदी जी ने कहा कि नहीं, 42% सीधा अब जाएगा स्टेट्स को, हमने मान लिया। और देखिए दीपक जी, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि अब देश के टैक्स का 62% पैसा प्रदेशों को जाएगा और सिर्फ 38% केंद्र के पास रहेगा। इसके बावजूद भी अगर एक मानक आया कि हमें इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना है, तो क्या देना है? जो आंध्र प्रदेश का मॉडल है, अर्थात अगर कोई वहां पूंजी निवेश करेगा तो स्थानीय सुविधाओं के अलावे उसको 30% की रिबेट मिलेगी। अब नीतीश जी, ममता जी लोगों से उद्योग लगवाएं तो यह सुविधा मिलेगी, लेकिन हम तो अभी सरकार में नहीं है। इसमें ईमानदारी से कोशिश की है कि पूर्वी भारत का विकास करना है तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर करना है। एम्स की मांग जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा उठ रही थी, खासकर गोरखपुर से, क्योंकि वहां पे इंफ्लाइटिस का बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन सैंक्शन किया गया पटना के लिए, बिहार के लिए, ऐसा क्यों? नहीं, पटना में तो एक है, यूपी में भी है, लेकिन बिहार में एक और जरूरत है, क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति कमजोर है। ये नहीं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। और आप देखते हैं, आज भी जेटली जी ने कहा कि मैं हर साल कुछ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की घोषणा करता हूं। पिछली साल किया, इस साल किया है, हो सकता है अगले साल उत्तर प्रदेश का नंबर आ जाए। इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं नीतिगत रूप से आपसे एग्री करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक अच्छे एम्स की आवश्यकता है। रविशंकर जी, आखिरी 2 सवाल। पहला तो मैं जानना चाहता हूं कि बड़ा वादा था काला धन को वापस लाएंगे, चुनावी नारा था ये कि काला धन वापस होगा,
विपक्षी पार्टी इस बात को बड़ा मुद्दा बना रही है कि 15 लाख रुपए वापस कब आएंगे, एक इलेक्शन स्पीच का हवाला देकर। क्या वाकई ये 15 लाख रुपए वापस आएंगे अकाउंट में लोगों के? आप देखिए कल मोदी जी ने इस पर बात कही थी, आपने टीवी चैनल पर उनके पूरे भाषण को दिखाया था, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज देखिए क्या हुआ है, पहली बार एक कानून बनने जा रहा है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने की है। अगर विदेश में आपके पास पैसा है या कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप डिक्लेयर नहीं करते हैं इनकम टैक्स में, तो आपको 10 साल की सजा होगी। आप उसका कोई समझौता नहीं कर सकते उसको, और सेटलमेंट कमीशन में जाकर करके एग्जेम्पशन नहीं प्राप्त कर सकते, जेल जाना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विदेश की संपत्ति आपकी है तो फीमा में बदलाव करके और बाकी कानून में उसी के एवज की आपकी यहां की संपत्ति पर भी कार्रवाई हो सकती है और 5 से 7 साल की सजा भी हो सकती है। प्लस जो हिंदुस्तान में ब्लैक मनी है तो बेनामी ट्रांजैक्शन को मजबूत करने की कोशिश है। लोग दूसरों के नाम से 5-6 मकान रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं। तो और जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, मोदी जी ने कल ही कहा था कि पूरी दुनिया में हमने इसको एक विषय बनाया है। आज इनके बजट स्पीच में है कि जिस मनमोहन सिंह की सरकार को कोई सहयोग नहीं मिलता था, आज स्विस की सारे बैंक हमारे लोगों को सहयोग करने को तैयार है। बहुत से नाम आ चुके हैं, आपको मालूम है। एसआईटी में वो नाम जमा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। और जब प्रधानमंत्री ने सख्ती से कहा कार्रवाई होगी, हम कर रहे हैं तो जरूर करेंगे। चलिए रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, आपने बजट को समझाया, आपने डिजिटल इंडिया के विजन को समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपका मिशन जल्दी पूरा हो और देश के हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल हो, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।